आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत क्लासिफिकेशंस यानी वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लासिफिकेशंस का टर्म कहाँ से और किसके द्वारा दिया गया। तो क्लासिफिकेशंस यानी वर्गीकरण। तो सब इसके फादर, जो क्लासिफिकेशंस के फादर हैं, उनको कैरोलस लीनियस के नाम से जाना जाता है। यानी कैरोलस लीनियस वर्गीकरण के जनक, यानी वर्गीकरण के जनक कहें तो कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इनको द्विनाम पद्धति की जनक भी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि द्विनाम पद्धति यानी क्लासिफिकेशन को मुख्यतः 3 ग्रुप में बांटा गया है। नंबर 1 द्वि या कहें तो सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशंस। इसको किसने दिया? तो इसको दिया है कैरोलस लीनियस। इनने संपूर्ण जगत में पाए जाने वाले लिविंग एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 कहें तो प्लांट्स और नंबर 2 एनिमल। प्लांट्स पादप जगत और जंतु जगत। तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति यानी कहें तो द्वितीय क्लासिफिकेशंस किसने? कैरोलस लीनियस ने दिया है। किन 2 भागों में डिवाइड किया? प्लांट्स किंगडम और एनिमल किंगडम में। कितने? प्लांट्स किंगडम और एनिमल किंगडम यानी पादप जगत और जंतु जगत। इसके बाद आते हैं नंबर 2 जिसको कहा गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस। इसको अर्नेस्ट हेकल नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस के नाम को डिवाइड किया। इन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में के साथ एक किंगडम को और ऐड कर दिया इसमें। प्लांट किंगडम नंबर 2 एनिमल किंगडम और नंबर 3 प्रोटेस्टा। किसने? अर्नेस्ट हेकल नामक साइंटिस्ट ने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्रोटेस्टा संपूर्ण जगत को 3 भागों में डिवाइड किया। और इसके अतिरिक्त जो आधुनिक रूप से चलने वाला किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के नाम से जाना जाता है।
जिसको RH व्हीकल्स नामक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। RH व्हीकल्स। RH व्हीकल्स नामक साइंटिस्ट ने संपूर्ण जगत में पाई जाने वाली स्पीसीज को कितने 5 भागों में डिवाइड किया, जिनमें से मुख्यतः प्लांट किंगडम, नंबर 2 एनिमल किंगडम, नंबर 3 प्रोटिस्टा, नंबर 4 मोनेरा, नंबर 5 फंगी। फंगी यानी कहें तो कवक। इन संपूर्ण जगत को 5 भागों में डिवाइड किया। किसने? RH व्हीकल्स नामक साइंटिस्ट ने। इसके अंतर्गत जैसे सबसे पहले हमने देखा कैरोलस लीनियस। तो अगर कहें जंतु जगत, यानी जंतु जगत में जो हमारे सबसे प्रमुख दार्शनिक थे अरस्तु। तो अरस्तु ने संपूर्ण जगत को 2 भागों में डिवाइड किया। उन्हीं के आधार पर कैरोलस लीनियस ने भी संपूर्ण जगत में पाए जाने वाले लिविंग को प्लांट्स और किंगडम 2 भागों में डिवाइड किया। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरल सिस्टम नेचर नामक जो इनकी बुक थी, इनकी कैरोलस लीनियस की बुक, कैरोलस लीनियस की बुक सिस्टम नेचर नाम में इन्होंने संपूर्ण जगत को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक शब्द आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म्स, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है टू स्टडी अबाउट एनिमल्स किंगडम। टू स्टडी अबाउट एनिमल्स किंगडम। यानी संपूर्ण जो जंतु जगत का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। यानी कहें जितने भी जंतु जगत का संपूर्ण रूप से अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अगर देखें अब वास्तविक रूप से हम आए एनिमल किंगडम। कहां पर? एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 कॉर्डेट, कॉर्डेटा, और नंबर 2 नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा और नंबर 2 नॉन कॉर्डेटा। अगर इसका दूसरा नाम कहें तो वर्टिब्रेट्स, और इसको कहें तो इनवर्टिब्रेट्स।
एनिमल किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, इसी का दूसरा नाम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। हिंदी में कहें तो कशेरुकी, कशेरुकी, और इसको कहें तो अकशेरुकी। कशेरुकी और अकशेरुकी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, तो देखो, जो कॉर्डेट्स हैं तो ऐसे एनिमल्स जिनकी, ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन प्रेजेंस होती है, किस साइड पर, तो वेंट्रल साइड पर। वेंट्रल साइड। अब देखो, दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे, नंबर एक वेंट्रल साइड और नंबर दो डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड और नंबर दो डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड ये क्या है, तो देखो, इसको कहेंगे तो अग्रभाग, हिंदी में इसका टर्म है अग्रभाग, और इसका जो टर्म है, इसका भाग पृष्ठभाग, पृष्ठीय भाग। देखो, जो हमारे, अगर हम अपने सामने वाला भाग को देखें, ये वाला भाग, ये हमारा भाग कहलाता है वेंट्रल साइड, और ठीक पीठ पीछे जो भाग है वो हमारा डॉर्सल साइड कहलाता है। तो देखो, जो वर्टिब्रेट्स है इनमें बैकबोन कहां पर प्रेजेंस होती है, तो वेंट्रल साइड, सॉरी डॉर्सल साइड्स पर, डॉर्सल साइड्स पर। बैकबोन डॉर्सल साइड्स पर प्रेजेंस होती है, और इसमें नॉन कॉर्डेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन एब्सेंस होती है, यानी कहें तो बैकबोन एब्सेंस। नंबर दो, देखो, सबसे पहले तो जो बैकबोन, यानी बैकबोन कहें तो किस में पाई जाती है, कशेरुकियों में। कशेरुकियों में इसके माध्यम से, बैकबोन्स के माध्यम से भी हमारी संपूर्ण बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं, जितनी भी गतियां होती हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, तो बैकबोन कंट्रोल करती है। ठीक है। नंबर दो, देखो, जैसे बैकबोन, एक जे स्ट्रक्चर देख लो, जे स्ट्रक्चर एक तरह से बैकबोन की है, यानी हड्डी, पीठ की हड्डी, इसका क्या कह सकते हैं हम, पीठ की हड्डी। देखो, तो इसमें, इसके अंदर जी एक तरह से बैकबोन समझो इसे। बैकबोन, इसके अंदर जो बच्चा होता है, बच्चे में एक लिक्विड यानी फ्लूइड बराबर तैरता हुआ रहता है अंदर, इस बोन्स के अंदर बराबर रूप में फ्लूइड बहता रहता है। इस फ्लूइड का नाम देते हैं नोटोकॉर्ड। क्या नाम देते हैं, नोटोकॉर्ड। तो देखो, जितने भी कॉर्डेट्स यानी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंस, और इधर देखें इनवर्टिब्रेट्स में तो नोटोकॉर्ड एब्सेंस होती है।
नोटोकॉर्ड एब्सेंस। देखो, जब बच्चा बच्चा चाइल्ड स्टेज में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होती है, लेकिन जब यही नोट बच्चा अडल्ट स्टेज में आता है, अडल्ट स्टेज में यही फ्लूइड क्या होता है, एक कठोर ऊतक के रूप में स्टोर हो जाता है, इस हड्डियों में कठोर रूप में स्टोर हो जाता है, कठोर। तो हमें इसे देखना है, जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड पहले नोटोकॉर्ड है क्या, तो जो पीठ में जो पीठ की हड्डी है यानी बैकबोन है, उसमें जो एक फ्लूइड बहता रहता है उसको हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड का। तो जब देखो इसमें इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो बैकबोन नहीं है, तो नोटोकॉर्ड की भी संभावना नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ इसी बैकबोन से 13 जोड़ी पसलियां ना कह के कशेरुकाएं कहें। कितनी टोटल कशेरुकाओं की संख्या होती है? 26 टोटल संख्या कहें किसकी? कशेरुकाओं की। कशेरुकाओं की टोटल संख्या कहें तो 26, 13 इस साइड और 13 इस साइड। तो देखो इसमें कशेरुकाओं की प्रेजेंस होती है, कशेरुकाएं पाई जाती हैं, और इसमें कशेरुकाएं अनुपस्थित होती हैं, यानी कहें अनुपस्थित। साथ ही साथ इसमें जो हर्ट्स होता है, हर्ट्स, तो हर्ट्स किस भाग में पाया जाता है? हर्ट्स प्रेजेंस इन द वेंट्रल साइड्स, हर्ट्स प्रेजेंस इन वेंट्रल साइड। और इधर इसमें हर्ट्स पाया जाता है, पर किस साइड्स में? तो हर्ट्स प्रेजेंट्स इन डोर्सल साइड्स, हर्ट्स प्रेजेंट इन डोर्सल साइड्स। इतना समझे? अब देखो जी, तो एक छोटा सा कहें तो इनको और इनके बीच का क्या एक अंतर रहा, जो किसके? वर्टिब्रेट्स एनिमल्स और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के बीच का रहा, ठीक है। अब देखो, अगर उत्पत्ति की अकॉर्डिंग देखें, अगर हम देखें कि संपूर्ण जगत में आने वाले जीवों की उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले एनिमल्स कौन सा इस पृथ्वी पर आया, तो देखो सबसे पहले फिश, उसके बाद इस फिश में इवोल्यूशंस के दौरान, किसके माध्यम से? इवोल्यूशंस, इवोल्यूशंस के माध्यम से फिर किसका निर्माण हुआ? तो हुआ प्रोटोजोआ का। और प्रोटोजोआ में उत्परिवर्तन के बाद जो बनने वाले एनिमल्स हैं उनको कहेंगे रेप्टाइल्स। और इसके बाद एवीज का निर्माण, यानी कहें तो बर्ड्स का। बर्ड्स, इसका एक नाम और है एवीज। और उसके बाद जाके किसका? तो कहें मैमल्स का निर्माण। मैमल्स यानी कहें तो स्तनपायी।
स्तनधारी। देखो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो कहें फिश का निर्माण। फिश, देखो अब फिश में पहले तो सब जो इवोल्यूशन शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ समझे। इवोल्यूशन होता क्या है, तो इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एक इस तरह से समझे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या, क्रोमोसोम्स की जो संख्या है उनकी संख्या में घटना या बढ़ना, घटने या बढ़ने से जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उनकी बॉडी में चेंजेस आ जाने के कारण वो एक नए एनिमल्स का निर्माण कर देते हैं। तो उस शब्द को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। तो देखो फिश में सबसे पहले आ जाने वाली एनिमल्स कौन है, फिश। फिश में इवोल्यूशन हुआ जिससे किसका निर्माण हुआ, प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से बर्ड्स या एविज, एविज से फिर जाके किसका निर्माण हुआ, मैमल्स का निर्माण हुआ। अब देखो फिश अगर कहें, अगर रिप्रोडक्शंस की बात करें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन, किस किंगडम्स के पास कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है, तो देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो देखो फिश किसके माध्यम से रिप्रोडक्शंस करते हैं, रिस्पायरेशंस करते हैं। तो रिस्पायरेशंस करने के लिए फिश में पाए जाते हैं गिल्स। गिल्स के माध्यम से फिश क्या करते हैं, रिस्पायरेशंस करते हैं, यानी श्वसन की क्रिया पूर्ण करते हैं। अब इसके बाद जो आपके आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के माध्यम से देखो फिश का अगर प्लेस देखें कि किस स्थान पर पाई जाती है, तो पानी में। और जो प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोआ इसके अंतर्गत जैसे हमारा हुआ फ्रॉग, तो फ्रॉग यानी मेढक, तो देखो अब मेढक उभयचर के अंतर्गत रखा गया है, यानी जे पानी में पाया जाता है और किसके थल में भी पाया जाता है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो रिप्रोडक्टिव और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, तो इसमें प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, गिल्स होगा। गिल्स के साथ साथ क्या होगा, लंग्स भी होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, तो इसके साथ साथ ये स्किन के माध्यम से भी क्या करता है, स्किन के माध्यम से भी क्या रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है। अगर देखें प्रोटोजोआ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कितने, 3 पाए जाते हैं। कौन कौन से, गिल्स भी पाया जाता है, लंग्स भी पाया जाता है, और स्किन के माध्यम से भी ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। अगर जल में है तो किसका प्रयोग करेंगे, गिल्स का प्रयोग करेंगे। अगर थल में रहने वाले एनिमल्स है तो किसका प्रयोग करेंगे, लंग्स का प्रयोग करेंगे। और कोई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो स्किन में पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्स के माध्यम से किसका रिस्पायरेटरी प्रोसेस को पूरा करते हैं। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स में देखो रेप्टाइल्स के अंतर्गत रेंग कर चलने वाले एनिमल्स आते हैं। रेप्टाइल्स के अंतर्गत रेंग कर चलने वाले एनिमल्स आते हैं, जैसे इसका सरीसृप वर्ग कहें तो देखो जैसे हुआ हमारा, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या पाया जाता है, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, लंग्स यानी कहें तो फेफड़े रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं।
लंग्स। अब देखो किसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स फिश में है, और प्रोटोजोअन्स में क्या है, गिल्स, लंग्स और स्किन्स, तीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। साथ में रेप्टाइल्स में देखें तो क्या है, लंग्स, बर्ड्स में देखें तो लंग्स, और मैमल्स में देखें तो क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, लंग्स है। अगर देखें, अगर कहें इनके हर्ट्ज चैम्बर की बात करें कि हर्ट्ज चैम्बर किसमें, कितने हर्ट्ज चैम्बर पाया जाता है, तो देखो जो हमारा क्या है, फिश है, फिश में हर्ट्ज चैम्बर कहें तो देखो जो इसमें हृदय है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, तो 2 हर्ट्ज चैम्बर पाया जाता है। और यहां देखें प्रोटोजोआ में जो जैसे मेंढक हुआ, इसमें कितने हर्ट्ज चैम्बर पाया जाता है, तो कितने पाए जाते हैं, 3 हर्ट्ज चैम्बर। रेप्टाइल्स की बात करें तो कितने हर्ट्ज, तो इसमें 4 हर्ट्ज चैम्बर। वर्ड्स में भी 4 हर्ट्ज चैम्बर। मैमल्स, तो मैमल्स में तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे मैमल्स के अंतर्गत मनुष्य को रखा गया है, तो इसमें मनुष्य में कितने हर्ट्ज चैम्बर पाया जाता है, तो कहें तो 4 हर्ट्ज चैम्बर। अगर इनके एग्जाम्पल की वो बात और कर लें तो देखिए, जैसे फिश, तो फिश के अंतर्गत जो एग्जाम्पल के रूप में देखें अगर, तो जितने भी फिश हैं, यानी कहें तो ऑल फिश यानी सभी तरह की मछलियां किसके अंतर्गत रखे हैं, तो फिश के अंतर्गत आएंगे। साथ ही मुख्य रूप से देखें तो शार्क यानी इसका एक और नाम है, क्या कहें इसे, डॉग फिश क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो फेस होता है वो एक डॉग की तरह होता है, और इसमें भी डॉग जैसे डॉग में सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक उसी तरह से डॉग फिश में भी एक तरह से कुत्ते से भी ज़्यादा क्षमता डॉग फिश में पाई जाती है, जो सूंघने की। अगर कहें प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में जैसे हमने यहाँ भी देखा है, किसको रखा गया है, मेढक यानी कहें तो फ्रॉग। ठीक है। इसी तरह जो रेप्टाइल्स में देखें तो रेप्टाइल्स में जैसे हमारे आए सर्प, स्नेक्स, और क्या है, तो और देखो लिजार्ड्स, और देखें तो क्रोकोडाइल्स, क्या स्नेक्स, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत रखेंगे, हम सरीसृप के अंतर्गत रखेंगे। देखो और क्या है, जैसे जी क्रोकोडाइल्स है, यहाँ सरीसृप के अंतर्गत रखते हैं, और साथ ही इसी क्रोकोडाइल्स को हम मैमल्स के अंतर्गत भी रखते हैं। वो क्यों, वो अभी हम बताएंगे। इधर देखें बर्ड्स में, तो बर्ड्स में जितनी भी बर्ड्स हैं वो सारी की सारी किस में, बर्ड्स के अंतर्गत, इसमें कहें तो ऑल बर्ड्स। जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे किस में रखेंगे, बर्ड्स या एवीज के अंतर्गत रखेंगे। और यहां देखें मैमल्स में, तो मैमल्स में क्या है, ह्यूमन बींग्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स
सबसे अच्छा उदाहरण। और देखें तो जैसे यहाँ जैसे बताया था क्या, क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ यहाँ रेप्टाइल्स के अंतर्गत भी और मैमल्स के अंतर्गत भी क्रोकोडाइल्स को रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कितने हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं? क्रोकोडाइल्स में 4 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स में कितने हार्ट? 4 हार्ट चैम्बर होने के कारण इसको किसके अंतर्गत रखा गया? मैमल्स के अंतर्गत। और इसको लिजर्ड्स के अंतर्गत क्यों रखा गया? क्योंकि जो लिजर्ड्स, क्योंकि इस जे मगरमच्छ कहाँ पानी में पाया जाता है और इसमें जो रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस होती है वो पानी के माध्यम से कंप्लीट होती है, इसलिए इसमें क्रोकोडाइल्स को किसके अंतर्गत? रेप्टाइल्स के अंतर्गत भी रखा गया है। ठीक है। और साथ ही देखें और जितने ऐसे एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? मैमल्स के अंतर्गत। जैसे ह्यूमन बींग्स हुआ, हमारा क्रोकोडाइल्स हुआ, और जैसे मतलब हॉर्स वगैरह हुआ, वो सारे के सारे कहां पर रखेंगे? हम मैमल्स के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले देखा क्या कि संपूर्ण जगत को कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने कितने भागों में डिवाइड किया? तो 2 भागों में डिवाइड किया। क्या? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उसके बाद जो 3 किंगडम प्रणाली थी उसको किसने? अर्नेस्ट हैकेल नामक साइंटिस्ट ने कितने भागों में डिवाइड किया? उसमें एक किंगडम को और जोड़ दिया गया जिसको कहा गया था, हमने क्या कहा? प्रोटिस्टा। क्या था? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और इसमें उन्होंने क्या? प्रोटिस्टा किंगडम को और ऐड कर दिया था, प्रोटिस्टा। और इसके साथ साथ फिर इससे आगे चलकर जो 5 किंगडम प्रणाली आई थी उसमें क्या है? इसके साथ साथ क्या ऐड कर दिया गया जिसको किसने दिया था? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगाई। मोनेरा किंगडम और फंगाई जो किसने दिया था? वेहिकल्स नामक साइंटिस्ट ने 5 किंगडम प्रणाली दी थी जिसमें क्या? प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगाई था। ठीक है। और उसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो फिश। उसमें इवोल्यूशंस के माध्यम से किसका निर्माण हुआ था? प्रोटोजोआ, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। उसके बाद किसका? मैमल्स का निर्माण हुआ। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।